हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ रजत बॉस और साथी के सुब्रमण्यम साहब। लेकिन आज है वायदा कारोबार की एक्सपायरी और एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सवाल सबसे अहम आज यही है, एक्सपायरी के दिन कैसा रहेगा बाजार और कहां एक्सपायरी होने की उम्मीद आप कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। 7800 पुट उसमें काफी ज्यादा बिल्टअप है और जनरली लोगों का ये मानना होता है कि जहां पे भी बिल्टअप ज्यादा है वो सपोर्ट हो जाता है पुट की स्ट्राइक। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जो भी बिल्टअप 7800 पुट ऑप्शन में हुआ है वो मेनली लॉन्ग बिल्टअप हुआ था पुट ऑप्शन का, और इसके चलते ही हमने देखा था कि ये सपोर्ट नहीं टिका था और मार्केट 77-20-30 के आसपास जाके देन मार्केट ने एक बाउंस दिखाया है। जिस तरह से एफआईएस की बिकवाली हो रही है और उनकी रोलओवर्स भी अच्छी हो रही है, इनफैक्ट रिसेंटली जो उन्होंने 1800 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशंस बनाई थी वो अक्टूबर सीरीज में ही बनाई थी। सो मुझे नहीं लगता कि रोलओवर के चलते हुए बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखेंगे हम और मार्केट में एक नेगेटिव बायस ही रहेगा। वोलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे हो सकती है। We are expecting expiry somewhere in a range of 7780, 7800 के आसपास। Not because 7800 में काफी built-up है, because rollovers जिस तरह से FIS की हुई है, जिस तरह से बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट पोजीशन बन रही है। जैसे कल के सेशन में भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, निफ्टी में इतना नहीं हुआ है, एंड दिस इज बाय नो मीन्स लॉन्ग बिल्टअप। तो रुझान नेगेटिव ही है। इंट्राडे में अगर थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आता है तो ऊपर के स्तर पर बेच के ही चले। ऑलराइट, चलिए तो ऊपर स्तरों पर बिकवाली की राय है। यहाँ पर अगली सीरीज भी हमारे एक्सपर्ट को अच्छी नहीं लग रही है, अक्टूबर की सीरीज। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे, बताएंगे आपको रुपया कैसे खुल रहा है और पहला सौदा हाजिर होगा ब्रेक के बाद। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है रजत बॉस, के सुब्रमण्यम और सिद्धार्थ भामरे। उनसे बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं प्री ओपनिंग सेशन से संकेत किस तरह के आ रहे हैं। 38 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ एसजीएक्स निफ्टी 20 से 60 अंकों की रेंज में लगातार ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब दिख रहा है 0.5% का नुकसान इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा है। और बाकी एशियाई बाजारों के हाल भी बुरे हैं, खासतौर से हांगकांग के बाजारों में देखिए 1% की गिरावट है। निक्केई के बाजार जापान जो काफी दिनों बाद खुला है वहां पर अच्छी खासी कमजोरी है। शंघाई के बाजार पौन से 1% जो ऊपर थे अब फिसल रहे, मुश्किल से निशान में है। और निक्केई में कमजोरी बढ़ती हुई 2.5% की। तो एशियाई बाजार थोड़े फिसले, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी उतना कमजोर नहीं हुआ। अब रुपए की चाल पर भी आज नजर डालेंगे। कल हमने कमजोरी होते देखी है करेंसी मार्केट में 65.97 यानी कि 66 रुपए के बेहद करीब जाकर रुपया बंद हुआ है। देखते हैं आज किस तरह का रुझान रहता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त अगर आप देखें 15 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, लेकिन निफ्टी 28 अंक ऊपर आपको नजर आएगा पहली टिक पर। एचसीएलटेक 4.5% की मजबूती और वजह सीएलएसए की तरफ से एक खरीदारी की रिपोर्ट 1250 रुपए का लक्ष्य, ये प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती दे रहा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल का स्टॉक 4% मजबूत है, लीवर 2% ऊपर है और बॉश में 3% के आसपास की तेजी। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो पॉजिटिव साइड पर। कमजोर शेयरों पर नजर डालिए। वेदांता आज फिर से 5% नीचे दिख रहा है शुरुआती टिक पर, और अगर आप देखें तो 4% का नुकसान आपको दिखेगा यस बैंक में। रुपए पर आप देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है, बेहद कमजोर शुरुआत हुई है। 66.20 यानी कि 23 पैसे के नुकसान के साथ रुपए ने शुरुआत की है। ये बड़ी कमजोरी कही जाएगी, क्योंकि आप देखिए लगभग 1/4% का नुकसान करेंसी मार्केट में होता होगा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। तो काफी कमजोर शुरुआत होती दिखी है करेंसी मार्केट की आज, फिर से ये संकेत है। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे राय ली जाए। ये बताए सिद्धार्थ, क्या एक्सपायरी के दिन यहाँ पर और पॉलिसी से पहले अब से लेकर मंगलवार तक कुछ ये छोटे बैंक्स हैं, पीएसयू खास तौर से यूनियन, आंध्रा, यूको, केन बैंक, क्या ऐसे बैंक्स में कहीं कोई आपको मौका दिखता है खरीदारी करने का? चूंकि आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स पहले ही दम तोड़ देंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और खासतौर से मिड कैप पब्लिक सेक्टर बैंक्स खरीदेंगे आप? ये संजीव सहमत हूँ मैं आपके व्यू से, लेकिन रुपए के इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कल डिस्पाइट मार्केट ऊपर था, हमने देखा कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और रुपये ने भी बाउंस बैक दिया था, लेकिन लास्ट में अगेन वीकनेस आ गया है और एफआईएस की भी 1300 करोड़ के ऊपर की कैश मार्केट सेलिंग है। तो दिस मार्केट इज क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड।
ना वही कंटेक्स्ट में अगर मैं बैंकिंग का देखूं तो अगर आप पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीन बैंक का बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है. दिस कॉन्स्टिट्यूट मोर अराउंड 60-70% ऑफ दी वेटेज ऑफ बैंक निफ्टी. ना ये तीनों स्टॉक में अगर आप देखोगे तो जो बाउंस बैक निफ्टी में आया है 7550 से लेके 8000 प्लस लेवल तक, ये स्टॉक भी बड़े और इसमें कुछ ज्यादा पोजीशंस बनी नहीं. और अब जब वापस करेक्शन आ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में 275-278 के आसपास, एचडीएफसी बैंक में 1040-1050 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बन रही है, एक्सिस बैंक में 500 प्लस लेवल के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस बन रही है. नाउ 29th को पॉलिसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज गिवन दैट 25 बेसिस कट तो डेफिनेटली आएगा इस बार. तो ये फैक्टरिंग हो चुका है. आपने देखा रहेगा कि लास्ट 1 वीक में बैंक निफ्टी ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर स्पेस ने. मुझे लगता है कि जनरली हमने देखा है कि रेट कट आता है, एक स्पाइक आता है और उसके बाद मार्केट या बैंकिंग स्टॉक खास करके करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. बट इस बार मुझे नहीं लगता है कि ये 29 पॉलिसी तक भी रुकेंगे. उसके पहले ही हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में करेक्शन आ सकता है. नाउ इन दिस कंटेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक में मुझे थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशन दिख रहा है और शायद यहां से 4-5% ऊपर जा सकता है और मुझे वो ट्रेड करना चाहिए. अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं या तो मैं अगर 1 या 2 दिन के लिए बीटीएसटी टाइप ट्रेडर हूं तो मेरा ध्यान रहेगा. लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, मुझे नहीं लगता कि उसमें फिलहाल एक मीनिंगफुल लॉन्ग पोजिशन बनाना चाहिए. ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर अभी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाना चाहिए इन बैंक्स में. और हमने देखा इस सीरीज में पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी में 4 से 7% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है. लेकिन चलिए अब देख लेते हैं कि आज सुबह जो आपका पसंदीदा शो है स्टॉक 2020 का, उसमें दोनों कप्तानों ने कौन से स्टॉक्स आपको सुझाए हैं जहां पर आपको खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए. नीरज वाजपेयी और आशीष वर्मा के बीच में हुआ था इंटरेस्टिंग मुकाबला. आइए देखते हैं उसकी एक झलक. अदानी पोर्ट में सीजी और एमसीएक्स दोनों में खरीदारी करने की सलाह. ऑर्किड केमिकल्स, हमें लगता है जो Q2 नंबर्स स्ट्रॉन्ग डिलीवर करने वाली कंपनीज हैं उस कड़ी में शायद ये काउंटर भी आ सकता है. बुलेचा इंजीनियरिंग, जो जिम है इस कंपनी का, उसकी वैल्यू अनलॉकिंग की पोटेंशियल बढ़ते हुए, फिर बाजार स्ट्रीट उस पर शायद फोकस करती हुई नजर आए. रिसेंट लोज के बाद स्मार्ट मूव दिखा सकता है. ओरिएंट ग्रीन पावर फंड रेजिंग और अच्छे खासे प्रीमियम पे फंड रेजिंग एक बड़ा ट्रिगर है. एल्डर फार्मा, अच्छे करेक्शन के बाद अब वो बोर्ड की बैठक आने वाली है जहां पे ओवरसीज सब्सिडी बेचने की बात है. शायद वो एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है इस काउंटर के लिहाज से, एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिए. ज्योमेट्रिक्स सॉफ्ट, एक तो अच्छे रिजल्ट्स, आईटी को लेकर आउटलुक, और तीसरा अगर इवेंचुअली प्रमोटर्स एग्जिट करते हैं तो शायद स्मार्ट मूव्स ये काउंटर डिलीवर करे. भारतीय इन्फोटेल, एनसीसी और बीएमएल, तीन और ऐसे स्टॉक्स जहां पे मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके. लेकिन ध्यान रखें आज ही मुनाफा वसूल है लंबे वीकेंड से पहले इन तमाम स्टॉक्स में. मिक्स टीम है. जेपी स्ट्रेट्स, एलएनटी और जीवीके, ये सब तमाम, जीबीआर, जीएमआर, इन्फ्रा, सब बिकवाली के शेयर्स होंगी क्योंकि इन्फ्रा में कमजोर लग रहा है. एसकेएस माइक्रो, केन इंडिया में भी शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए. लेकिन एबीजीआर में खरीदारी करिए, काफी ऊपर पे इन्होंने लेंडर्स को अलॉट किया शेयर. कोहिनूर फूड्स एक वैल्यू पिक है, हमें लगता है जबरदस्त गेंस देगा. वहीं बजाज ऑटो RE60 की खरीदारी करके चलिए. आईडीबीआई बैंक में भी एक पॉजिटिव रुझान दिख रहा है, खरीदारी की सलाह होगी. फाइजर प्लांट सेल ऑफ करने की वजह से खरीदारी सलाह होगी. एक मिक्स टीम है. इंफ्रा बेस सेल साइड की ज्यादा कॉल्स हमारे सेक्टर्स में आपके लिए चुने हुए हैं. तो ये है बेहतरीन टॉप 20 आइडियाज ट्रेडिंग के लिहाज से, आज रखें वहां पर नजर. लेकिन दो स्टॉक जिस पर मेरी नजर है और सुब्रमण्यम साहब आपसे राय लेना चाहता हूं. फार्मा कंपनियां हैं. पहले तो है ल्यूपिन, दिग्गज फार्मा कंपनी, जहां पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई और उन्होंने आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है, अपग्रेड किया है. लक्ष्य पहले इनका था 1770 रुपए का, अब बढ़ाकर कर दिया है 2250 रुपए. और दूसरी कंपनी एक मिड कैप कंपनी फार्मा स्पेसी, स्ट्राइड्स आर्कोलिम. जेफरीज की रिपोर्ट आई है, 1500 रुपए का उन्होंने लक्ष्य रखा है. मौजूदा प्राइस से लगभग 25% की अब भी तेजी इस स्टॉक में हो सकती है, ऐसा उनका मानना है. क्या आपको इन दोनों में से या कोई और फार्मा स्टॉक पसंद है जहां आप खरीदने का मौका देखते हैं? जहां तक लुपिन और स्ट्राइड्स का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर शायद मैं लुपिन के साथ जाना चाहूंगा फॉर सिंपल रीजन. अगर आप देखें तो लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ी बहुत बिलो एक्सपेक्टेशंस आई थी, लेकिन उसके बाद आई थिंक और प्राइस करेक्शन भी हमने अच्छे खासे देख चुके हैं. तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो भी नए लॉन्चेस के यहाँ पर उम्मीद है, इसके चलते यहाँ पर जो रीरेटिंग आएगी उसके चलते आई थिंक ये सब यहाँ पर रिपोर्ट निकाली गई है. तो आई थिंक लुपिन के साथ मैं जाना चाहूंगा. और जैसे आपने दूसरे फार्मा कंपनीज के जिक्र किया था, यहाँ पर डिशपेन फार्मा डेफिनेटली जो
ऑलरेडी काफी चर्चे में है। और कल ही हाल ही में इसका जो टीवी ट्रक की जो लॉन्च हुई है उसके चलते यहाँ पर एक नए इनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से उसका अच्छा यूटिलाइजेशन होने की संभावना है। तो ऑब्वियसली ऑलरेडी शॉर्ट रन में काफी चल गया, लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अभी भी आउट परफॉर्मेंस की काफी यहाँ पर स्कोप है। तो शायद एक बाय डिप स्ट्रैटेजी की जा सकती है। आई थिंक आने वाले टाइम पे काफी अच्छा का एक वैल्यू पिक बन सकता है डिशमिन फार्मा। राइट, चलिए तो डिशमिन फार्मा एक अच्छी रैली दिखा रहा है, यहाँ से एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए से चलते हैं पूजा के पास और जानते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। पूजा बताइए। जी, ज्यादातर तेजी की ही राय निकल कर आ रही है और रुझान आईटी और फार्मा काउंटर्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। शुरुआत पहले कॉल से करेंगे। कुणाल सरावगी ने विप्रो में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि 2 से 3 दिन में अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है और 610 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा इंद्रनाथ बिस्वास ने भी आईटी काउंटर माइंडट्री में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि चार्ट्स में काफी अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी स्ट्रांग है और 1 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 1570 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मोहित गाबा ने फार्मा काउंटर और रविंद्र फार्मा में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पे इनका मानना है कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में और अगले 3 दिनों में 755 के लेवल्स देखने की उम्मीद की जा रही है। तीनों कॉल्स में तेजी करने की राय। ऑलराइट, चलिए अब रजत के पास चलते हैं और देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स आपको सुझा रहे हैं। रजत बताइए, कहां पर नजर है आपकी? देखिए, मैंने एक फार्मा काउंटर चुना है और इसके अलावा मदरसन सुमी को चुना है। दोनों ही बाई साइड का रिकमेंडेशन है। लुपिन कल के अंत में जिस तरीके का फॉर्मेशन दिखा है उसको देखते हुए मुझको लग रहा है आज के दिन जो कि क्लियरिंग है उसमें अच्छी मूवमेंट एक बार देखने को मिलेगा। ये जो शुरुआत है इसमें थोड़ा सा वीकनेस के कारण बाय ऑन डिप्स करने के मौका मिल जाएगा। 1890 का स्टॉप लॉस रखिए, अप टू 1909 तक खरीदारी कीजिए। 1934 और 1945 वुड बी योर टारगेट्स। ये टारगेट आज ही मीट होना चाहिए। नई टारगेट मीट होगा तो भी पोजिशन स्क्वायर अप करके जाइएगा। और मदरसन सुमी जो है कल बहुत अच्छी मूवमेंट नीचे से दिया है और इसका फॉर्मेशन अभी ये दिखा रहा है कि एक बाउंस बैक अप टू 257 260 तक होना चाहिए। तो इसी को भी मैं बाई ऑन डिप्स की सलाह देता हूं। 240 तक बाई कीजिए, 234 के नीचे स्टॉप लगाइए। 252 और 257 दोनों टारगेट मान के चलिए। टारगेट जो भी होता है जहां तक पहुंचता है दिन के अंत में इसको डे ट्रेड मान के स्क्वायर अप करके जाइएगा। ओके, ये दोनों स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए आज मौका बन सकता है ट्रेडिंग का। लेकिन चलिए एक स्पेस है जिस पर मेरी नजर है और उस पर राय ली जाए, वो है कैपिटल गुड शेयरों की। भेल एल&टी इस सीरीज में काफी कमजोर है और आज मैं कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़ रहा था एम नाइक साहब के। वो ये बताने की डिमांड में कहीं कोई सुधार है नहीं, ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं, काफी मुश्किल भरे हालात हैं इन कंपनियों के लिए। सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है कहीं कोई शॉर्ट करने के मौके हैं? यदि हाँ तो क्या शॉर्ट करेंगे आप? ये एल&टी हम 2 दिन से शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट ट्यूसडे अर्ली इन द मॉर्निंग इट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट और सपोर्ट के नीचे गया है अब एल&टी। तो मुझे लगता है कि ये जो 1440 1450 का सपोर्ट था उसके नीचे जाके इसने बाउंस बैक दिया है, लेकिन ये सस्टेन नहीं होगा। पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बन रही है। निफ्टी का जो बाउंस बैक आया था, मार्केट में जो बाउंस बैक आया था, उस बाउंस बैक में एल&टी इतना ज्यादा बाउंस नहीं किया है और ऑलरेडी न्यू लोज बना रहा है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो आपकी जनरली फंडामेंटल गाइस कहते हैं कि एल&टी रिप्रेजेंट्स कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल गुड्स में, तो इट इज अ प्रॉक्सी टू आवर कंट्री which suggests that कि वो अगर नया डिप बना रहा है तो मार्केट नया लोज बना रहा है तो मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू कंटिन्यू टू शॉर्ट एल&टी एट दीज लेवल्स ऑल्सो। BHEL बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, अराउंड 195 200 के आसपास ये जोन है, लेकिन वी आर नॉट इन अ मार्केट जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है और यहाँ से मुझे खरीदी करनी चाहिए, तो ये वैसा मार्केट नहीं है। तो BHEL भी नीचे जा सकता है, आई फील BHEL कैन गो बैक टू 180 लेवल्स टू स्टार्ट विथ। तो BHEL में भी मैं ऑन राइज शॉर्ट करने की सलाह दूंगा और एल&टी में इवन एट करंट लेवल्स आई विल सजेस्ट टू शॉर्ट। चलिए, बाजार खुलने में करीब 4 मिनट बचे हैं और वो स्टॉक्स जो FNO में शामिल हो रहे हैं अक्टूबर सीरीज के पहले कारोबारी दिन से यानी सोमवार से, उनमें एक बढ़त के साथ आज शुरुआत हो सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। BEML, कैडिला, भारती इंफ्राटेल, मारिको, ये सारे शेयर मजबूती के साथ खुलने के संकेत इस समय आपको दे रहे हैं। लेकिन अक्टूबर सीरीज में ही इन्फोसिस के ऊपर भी नजर रहेगी और इसके नतीजे आने वाले हैं। अब
12 तारीख को, जी हाँ 12 अक्टूबर को इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। अर्निंग सीजन की शुरुआत दरअसल इन्फोसिस ही करने वाला है और हमने देखा है पिछली सीरीज में एक अच्छी रैली देखने को मिली आईटी शेयरों में। विप्रो टेक महिंद्रा 7% बढ़ा, इन्फोसिस में 3% की बढ़त देखी गई है। सुनील साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस पॉकेट से और खासतौर पर इन्फोसिस से, और क्या नजरिया रखना चाहिए अब से लेकर नतीजों तक? आई थिंक इन्फी की जो अभी ऑफलाइन जहाँ पे जो बयान भी आई है आई थिंक कंपनी की ओर से, आई थिंक सेकंड हाफ उनकी तरफ से शायद थोड़ी बहुत स्लगिश रहने की एक एक्सपेक्टेशन, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्टॉक पे अगर आप देखें तो लगातार बाइंग देखें। इसके खास वजह ये भी हो सकता है, आई थिंक हाल ही में इनको आई थिंक जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का भी एक ऑर्डर मिला है और यहाँ पर और रुपी का जो वीकनेस है उसके चलते यहाँ पर बाइंग हो रही है। लेकिन प्रेफरेंस के तौर पर शायद एक HCL टेक शायद आई थिंक जो भी इनके वर्टिकल्स प्रेजेंस है उसको ध्यान में रखते हुए HCL टेक बेट बन सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आईटी काउंटर्स में भी एक कॉशियस व्यू रखना आई थिंक जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर गाइडेंस या तो विजिबिलिटी आ रही है अभी भी काफी क्लियर नहीं है, और यूएस में भी अगर आप देखें तो वहां पर शायद अभी भी टाइम है थोड़ी बहुत पिकअप करने की, शायद ये सेकंड थीमा भी थोड़ी बहुत स्लगिश रह सकती है। और हाँ, रुपी के चलते यहाँ पर एक बाइंग प्रेफरेंस आ सकती है, लेकिन ओवरऑल हमारे प्रेफरेंस आई थिंक HCL टेक आई थिंक एक बेटर बेट बन सकता है। सिद्धार्थ, ये पहले ऐसा होता था जब भी कोई स्टॉक एफएनओ में शामिल होते थे बड़ी 8-8, 10-10% की तेजी दिखा देते थे, भागते थे। अब धीरे धीरे ट्रेंड ये हो गया कि खुलते तो मजबूत है लेकिन बाद में गिर जाते हैं। क्या आपको लगता है इन 6 शेयरों का भी यही हाल होने वाला है? और ऐसा आपको लगता है तो फिर क्या अगर एक गैप मिले तो बिकवाली करनी चाहिए इन शेयरों में? सर, मुझे कुछ नहीं लगता है कि इनमें क्या होगा, लेकिन जो भी चीज कॉमन हो जाती है वो चलना बंद हो जाती है सर। तो इसलिए हमने देखा है कि स्टार्टिंग में 2-3 बार ऐसा हुआ कि न्यू एडिशन होते हैं तो, और काफी पहले अनाउंसमेंट आ जाता था हालांकि कि एक हफ्ते बाद एडिशन होगा या नेक्स्ट एक्सपायरी से एडिशन होगा, तो उसमें काफी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ जाती थी। फॉर्चुनेटली एक्सचेंज रियलाइज दैट, और अब एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट, एक ट्रेडिंग डे पहले ही अनाउंसमेंट हुआ है, तो मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा। मैं स्टॉक्स ट्रैक नहीं करता हूँ बिकॉज वो एफएनओ में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड प्योरली ऑन दिस बात की वजह से कि एफएनओ में आ रहा है उसकी वजह से आएगा। इंडिविजुअल स्टॉक बेसिस आई थिंक टेक्निकल गाइस कैन गिव मोर बेटर आइडिया। बिल्कुल। चलिए, लेकिन 2 स्टॉक्स जिस पर राय लेना चाहूंगा टेक्निकल चार्ट्स पर रजत आपसे, टाटा मोटर और मारुति। आप देखिए दोनों ने अलग अलग चाल दिखाई है, दोनों ही ऑटो कंपनियों के शेयर इस सीरीज में टाटा मोटर 7% नीचे रहा, मारुति ने 7% का अपसाइड दिखाई है। दोनों में अब क्या करना चाहिए? क्या गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए टाटा मोटर में या और वेट करेंगे अभी आप? देखिए, पहले मारुति से शुरुआत करते हैं। मारुति अभी भी जो रुझान दिखा रहा है, जब तक ये 4360 का स्तर तोड़ के नीचे नहीं जाता है, उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें थोड़ी सी बुलिश बायस जो है वो मेंटेन रहेगा, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स इन एन अदरवाइज वीक मार्केट। सो इसमें अभी भी को ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले मंगलवार तक थोड़ी सी तेजी की माहौल रहेगा, तो मारुति हो सकता है ऊपर में फिर से एक बार 4500 पार करके और 4600, 4650 तक पहुंच जाए। लेकिन टाटा मोटर्स के बारे में मेरा यही कहना है, देखिए ये काउंटर में ऊपर में बिकवाली करना चाहिए। थोड़ा सा आपको रोकना होगा यहाँ पर रजत। बाजारों के खुलने की तैयारी और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 30 अंकों के नुकसान से शुरुआत की है सेंसेक्स ने, और निफ्टी पर नुकसान महज 6 अंकों का, तो काफी बेहतरीन शुरुआत कही जानी चाहिए, खासतौर से तब जबकि एसडेक्स निफ्टी पर जो संकेत थे वो कमजोरी के थे। अब 50 है, अब 10 अंकों का नुकसान निफ्टी में, थोड़ी कमजोरी बढ़ती हुई 75 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, 17 अंक नीचे निफ्टी। लेकिन मिड कैप इंडेक्स ने हरे निशान के साथ शुरुआत की और बैंक निफ्टी हमेशा की तरह बढ़ने में और गिरने में दोनों में आगे, तो 1/4% के आसपास का नुकसान आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में। आइए स्टॉक्स पर नजर डालिए, कहां पर एक्शन दिख रहा है। वेदांता, टाटा स्टील जैसे मेटल स्टॉक्स ही कमजोर है। मैक्वायरी की तरफ से मेटल सेक्टर पर कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आती दिखी, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के लिए उसका असर दिख रहा है। एलएनटी बात कर रहे थे सिद्धार्थ भी शॉर्ट करने के लिए, और एलएनटी के चेयरमैन एम नाइक साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आए उन्होंने भी थोड़ा सेंटीमेंट खराब किया है। 1.5% नीचे स्टॉक है आज। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों को देखिए, केन इंडिया, ओएनजीसी क्रूड की तेज गिरावट के बाद आज यहां पर नुकसान है। सीमेंट शेयर सरप्राइजिंगली कमजोर हो रहे हैं क्योंकि अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी ये तीनों ही स्टॉक आज आधा से 1% कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। मजबूत किया है ल्यूपिन। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट का असर साफ दिख रहा है, 2250 का लक्ष्य उन्होंने रखा है, स्टॉक 3.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर।
अब क्रूड के दाम गिरने का फायदा उठा रहा है बीपीसीएल, 0.5% मजबूत है। एचसीएल टेक पर रिपोर्ट सीएलएसए की तरफ से आई है, स्टॉक 0.5% मजबूत है और इसके साथ टीसीएस जैसे दिग्गज में भी थोड़ी बहुत खरीदारी। वायदा कारोबार का रुख करें, लेकिन इस बीच बता दें कमजोरी बढ़ती हुई, 100 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी 25 अंक नीचे। जीएमआर इंफ्रा, जहां इनके रेटिंग को लेकर एक खबर आई है, केयर ने डी की रेटिंग दी है इनके एक प्रोजेक्ट को लेकर, 2.5% का नुकसान यहां पर है और दिग्गजों में एलएनटी और ओएनजीसी जैसे दिग्गजों से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार में जेपी एसोसिएट भी 2.5% नीचे है। मजबूत क्या है? एमटेक ऑटो 3.5% मजबूत है ये शेयर और टॉप गेनर है। सन टीवी में 1.25% के आसपास की मजबूती। मदरसन सुमी पॉजिटिव खुला है, माइंड ट्री में थोड़ी बहुत खरीदारी होती दिख रही। तो ये स्टॉक्स हैं एक्शन में आज के सेशन में। हेमंत, आपकी नजर कहाँ है? ल्यूपिन 3% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ, सन टीवी में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। आईडीबीआई बैंक 1% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। स्टॉक 2020 में जो कप्तानों ने आज स्टॉक सुझाए थे, कोहिनूर फूड्स में 8% तक की तेजी देखने को मिल रही है। ज्योमेट्रिक का ये था आशीष का फ्री हिट स्टॉक, यहाँ पर 4% की बढ़त के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। कल भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना था सेकेंड हाफ में। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनसीसी, वो स्टॉक्स जो एफएनओ में शामिल हुए हैं, TV18 ब्रॉडकास्ट, मारिको, बीईएमएल, कैडिला हेल्थ केयर, भारती इंफ्राटेल, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज शुरुआत पॉजिटिव नोट पर जरूर करी है। एक रिलीफ रैली यहां पर भी देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी में 1.5% की बढ़त है और आप देखिए भारत फोर्ज में भी थोड़ी बेटर स्टार्ट हुआ है। हालांकि ये पूरी सीरीज इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए काफी कमजोर रही है और इन्हीं पर राय भी आपसे लेना चाहूंगा। रजत, 22% पिटे हैं ये दोनों ही स्टॉक इस पूरी की पूरी सीरीज में। निफ्टी ने जहां करीब 1.5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इस सीरीज में, इन स्टॉक्स में 22% की गिरावट देखी जा चुकी है। आप कुछ देर पहले कह रहे थे मदरसन सुमी खरीदना चाहिए, इन स्तरों पर खरीदना चाहिए क्या? हाँ, इस तरह पर खरीदना चाहिए। अभी अगर 250 की लेवल है तो भी मैं मानता हूँ कि 257, 260 वो रेंज तक ये चल सकता है। तो एक बार मदरसन सुमी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मदरसन सुमी में कल जो 228 का लो फ्यूचर्स में बनाया था, उसके बाद में जो 246 के आसपास आके क्लोज किया था, दैट वाज अ वेरी गुड क्लोज। एंड वो यही दिखा रहा है कि एक बार तो ये बाउंस करके कुछ ऊपर की तरफ पुल बैक देगा। वो पुल बैक हो सकता है 262 पे खत्म हो जाए या तो वो 270 तक मैक्सिमम चल के खत्म हो जाए। बट दिस इज अ टाइम फॉर अ पुल बैक रैली। वो पुल बैक आज के दिन जारी रहेगा, इसीलिए मैं सलाह दे रहा हूं कि 250 में अगर आप ले रहे हैं तो 244 के नीचे स्टॉप लगाइए और अपना पोजीशन को मेंटेन करिए। ऊपर की तरफ जो 257-60 का मैं बात करता हूं वो हासिल हो जाना चाहिए। ओके, कुछ स्टॉक्स जहां पर बड़े इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहे हैं। सीएनसी कंस्ट्रक्शन छोटा स्टॉक है, 13 रुपए का, 20% का ऊपरी सर्किट लग गया और वजह भी सही है इसकी। ओमान से इन्हें $140 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर समझा जा रहा है और उस लिहाज से आप देखिए स्टॉक का रिएक्शन है भारी भरकम वॉल्यूम। 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है 10,000 शेयरों का और लगभग 2 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है ऊपर के सर्किट पर। एल्डर फार्मा ये अपनी एक विदेशी सब्सिडी कंपनी बेच सकता है। 28 तारीख को मीटिंग है इसके लिए, कर्ज कम करने की कोशिश है कंपनी की। 13% ये स्टॉक भागा है, यहां पर अच्छी तेजी होती दिख रही है। एंड्रयू यूल ये एक और कंपनी है जिसकी सब्सिडी कंपनी टाइड वाटर हाउस पर एक ओपन ऑफर की बात हुई है, उसका फायदा इस स्टॉक को मिल रहा है। 7% की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। ओरिएंट ग्रीन पावर की हम बात कर रहे थे, यहां पर भी 250 करोड़ के शेयर इन्होंने प्रोमोटर्स को इश्यू किए हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर। स्टॉक 4.5% ऊपर है। हमारे स्टॉक 2020 की टीम में भी ये शामिल था स्टॉक। TV18 ब्रॉडकास्ट जो वायदा कारोबार में शामिल हो रहा है नई सीरीज से, हमारे ही ग्रुप की कंपनी है और उस लिहाज से ये स्टॉक भी 4.5% की अच्छी मजबूती दिखा रहा है। ओबेरॉय रियल्टी एक और स्टॉक है जहां पर आज मेरिल लिंच की तरफ से खरीदारी की रिपोर्ट उन्होंने बरकरार रखी है 335 रुपए के लक्ष्य के साथ। स्टॉक में देखिए 3% की तेजी बनती हुई दिख रही है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, मदरसन सुमी, एमटेक ऑटो, ये अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, यहां पर अच्छी खरीदारी और बाजार में अच्छी रिकवरी होती दिख रही है। आप देखिए नीचे से 45 अंक ही अब कमजोर रहा है सेंसेक्स, निफ्टी सिर्फ 7 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स में अब 0.5% के आसपास तक की तेजी बनती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी मजबूत होता दिख रहा है। लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स मेरी लिस्ट में दिख रहे हैं जहां वॉल्यूम में एक्शन भी होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर रिटेल ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे और यहां पर देखिए बीएससी पर एक बड़ा सौदा होता दिख रहा है। मेरी स्क्रीन पर 6,42,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। जहां तक मुझे याद है कल सुबह भी एक बड़ा सौदा हुआ था इस काउंटर पर और आज फिर से बड़ा सौदा हुआ है 120 रुपए 45 पैसे पर। कल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला था, हालांकि बाद में स्टॉक थोड़ा कमजोर हो गया ऊपर के लेवल से, लेकिन 1/4% से ज्यादा 0.3% हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल की बदलती हुई दिख रही। तो बड़े सौदे लगातार फ्यूचर रिटेल के काउंटर पर दूसरे दिन भी, इस पर भी
भी राय लूंगा मैं। उससे पहले एक और बड़ा सौदा बता दूं, वो है गोदरेज कंज्यूमर्स का। यहां पर भी 6 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। ये बड़ी प्राइस का स्टॉक है, 1167 रुपए के आसपास ये कारोबार हुआ है। लगभग 0.2% हिस्सेदारी इसकी बदलती हुई दिख रही है। रजत, पहले ये बताएं, फ्यूचर रिटेल, कल भी हमने एक प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखा था, आज फिर से होता दिख रहा है। चार्ट्स पर कोई संकेत है खरीदारी के इस काउंटर पर? चार्ट्स में हर एक मूविंग एवरेज 5 डे, 8 डे, 13 डे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें जो मूवमेंट है वो देखते हुए ये लगता है कि एक बार 130, 132 ये रेंज तो टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स आर आल्सो सजेस्टिंग कि एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। बट आप ये चीज जरूर ध्यान पे रखिएगा कि 130 से 35 का जो सप्लाई जोन है ये पार कर पाता है या नहीं। अगर कर पाता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल 130-35 का उम्मीद करके कोई इंट्राडे ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए बाजार में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। मिड कैप सब हरे निशान में आधे % की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया है। सेंसेक्स और निफ्टी भी इंतजार कर रहा है, कभी भी वो भी हरे निशान में आएगा। तो एक गैप डाउन शुरुआत जरूर हुई, लेकिन आप देखिए एक रिकवरी की तरफ बाजार इस समय चल पड़े हैं। और इस रिकवरी में लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जरूर आपको हरे निशान में दिखेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। लेकिन देखिए केन, ओएनजीसी, रिलायंस, पेट्रोनेट, गेल, ये पूरा का पूरा पैक लाल निशान में ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। तो ऑयल एंड गैस स्पेस में खासतौर पर इन कंपनियों में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। यहां पर कोई रिकवरी के साइन नहीं इस समय नजर आ रहा है। आईडीबीआई बैंक, इस पर राय लेना चाहूंगा आपसे सिद्धार्थ। 24% की शानदार ड्रीम रन इस स्टॉक ने इस सीरीज में दिखाए हैं। आज भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगली सीरीज भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए क्या लग रहा है, यहां से तेजी करके जाना चाहिए या जिनको मुनाफा हो रहा है उनको आज मुनाफा वसूल लेना चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपका होराइजन क्या है। जिस तरह से स्टॉक में मूव आया है, देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड दिस। और इसमें हालांकि मैं चार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें पूरा सेटअप चेंज हो गया है स्टॉक का। तो अगर कोई ये एंटिसिपेट कर रहा है कि नहीं ये जस्ट एक न्यूज है और उसके बाद इसमें वापस करेक्शन आ जाएगा और वापस ये स्टॉक 60 या 55 लेवल तक आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। मार्केट खराब है, खराब मार्केट के अंदर ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। बट अगर किसी को अगर इसमें इन्वेस्टमेंट का अगर निवेश अगर इसमें किसी को करना है, तो ये स्टॉक अगर 68 के आसपास आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाय फॉर अ ट्रेडर। आई वुड से रेसिस्टेंस इज वेरी नियर नाउ, 76 का रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर मुझे ये जाता अभी तक नहीं दिख रहा है। लेकिन अगेन सेम लेवल्स अगर ये 68 के आसपास आता है तो इसमें फ्रेश बाइंग बनाई जा सकती है आईडीबीआई में, और इसमें काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई है फिर में। सिद्धार्थ, एक और सवाल आपसे, अदानी पोर्ट और साथ ही एनएमडीसी पर। कल एनएमडीसी में मैंने देखा 4% से ज्यादा की गिरावट थी। आज आखिरी दिन है एनएमडीसी का निफ्टी में, और सोमवार से अदानी पोर्ट निफ्टी का हिस्सा हो जाएगा, एनएमडीसी बाहर निकल जाएगा। कोई ट्रेड इन दोनों काउंटर्स पर? एनएमडीसी पे हम ज्यादा बेरिश नहीं है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक 95 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है। बाय ऑन डिप्स काउंटर है हमारे लिए, बिटवीन 92 टू 95 हमने काफी लॉन्ग पोजीशन इसमें इनिशिएट किए। 105 के आसपास इसमें थोड़ा रेसिस्टेंस है, जस्ट एक्स डिविडेंड भी हुआ है स्टॉक, तो इसमें नेगेटिव रुझान नहीं है, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज पार्ट ऑफ निफ्टी और नॉट। अडानी पोर्ट्स में क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन वेदर इट इज गेटिंग इनटू निफ्टी और नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम देख रहे हैं कि एफआईएस की बिकवाली हो रही है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ईटीएफ इज सेलिंग। तो अगर कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अगर सेल कर रहा है, तो अगर ये अगर निफ्टी में आ भी जा रहा है तो भी एफआईएस की बाइंग कहाँ हो रही है जहाँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज की वजह से अभी अदानी पोर्ट्स में कुछ एक्साइटमेंट आना चाहिए। इसका सपोर्ट जो है, नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 290 के आसपास, 285 टू 90 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वहां आए तो एक बार हम सोच सकते हैं। अच्छा सिद्धार्थ, रजत और सुब्रमण्यम साहब, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ग्रोथ एवेन्यूज के एमडी सीके नारायण साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को।